नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है, लेकिन इस बार सभी की निगाहें त्रिपुरा के राजवंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर माणिक्य देववर्मा की टिपरा मोथा पार्टी पर टिकी हुई है, जो आदिवासी समुदाय के लिए टिपरा लैंड नाम से अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। प्रद्योत ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा कर दी, जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रद्योत ने मंगलवार को एक रैली में कहा है कि 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति मंच पर यह मेरा आखिरी भाषण है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान एक बार फिर से जयंत चौधरी को सौंप दी गई। यूपी से बाहर जाटलैंड वाले राज्यों में जयंत चौधरी ने रालोद की विस्तार और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दिए, तो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से साफ इनकार कर दिया और सपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की हुंकार भर दी है। इस तरह से जयंत अब छोटे चौधरी से बड़े चौधरी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आरएलडी का राष्ट्रीय अधिवेशन मंगलवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कई जिलों में 20 महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैंप कार्यालय से पुलिस थानों का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा है कि ये अतिरिक्त पुलिस थानों के रूप में काम करेंगे और पर्यटकों की शिकायत पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा है कि टूरिस्ट पुलिस स्टेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और इसका नेतृत्व एसआई या एसआई रैंक के अधिकारी करेंगे। स्थानीय पुलिस स्टेशनों से जुड़े प्रत्येक पर्यटन पुलिस स्टेशन में महिला कांस्टेबल सहित 6 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार सहकारी समितियों को मजबूत करेगी। विभिन्न उद्देश्य के लिए अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, डेयरी, मत्स्य सहकारी समिति गठन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मोदी सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर एबीपी न्यूज के सवालों का जवाब दिया है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और वहीं यहाँ पे एक बार फिर से हज को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने नए बयान दिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को विधानसभा में राज्य के बजट 2023-24 पेश किया है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी की वित्त मंत्री ने 23-24 के 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और आपको बता दें कि चंद्रिमा भट्टाचार्य बजट पेश करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 22-27 में बंगाल की एसजीडीपी 8.4% और 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इस साल रबी की फसल काफी अच्छी रहने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले इसके 44 लाख टन ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस साल गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन रहने की उम्मीद है और इस अनुमान को देश के कृषि मंत्रालय ने अपने फूड प्रोडक्शन के औसत अनुमान में बताया है। इस साल अगर गेहूं की फसल अच्छी रहती है तो इसका असर आगे चलकर आटे के दाम पर भी देखा जा सकता है और ये सस्ता भी हो सकता है। जेडीयू नेता और विधान परिषद सदस्य गुलाम रसूल बालियाबी ने हाल ही में नवादा में मुसलमानों के कार्यक्रम में पीएम मोदी से आर्म फोर्सेज से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में डर लग रहा है तो सेना में 30% मुस्लिमों को जगह दे दे, तो वहां पर जाकर सब देख लेंगे। इसके अलावा बालियाबी ने उसी कार्यक्रम में बीजेपी पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने क्राइम को छिपाने के लिए हमारे आर्म फोर्सेज का इस्तेमाल करती है। बालियाबी ने आगे कहा है कि जब पाकिस्तान मिसाइल बनाकर भारत को दिखा रहा था तब जवाब देने के लिए नागपुर का बाबा नहीं आया था। उस वक्त भी एक मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम ही सामने आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें कि विभिन्न बैंकों से ऋण लेने के बाद वापस नहीं चुका पाने वाले किसानों की जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए सरकार जल्द ही कानून लाने वाली है। इस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा। शासन सचिवालय में बजट की क्रियान्वित को लेकर हुई एक बैठक में सहकारिता सचिव श्रेया गुहा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन कुर्क होने से बचाने के लिए राजस्थान किसान ऋण राहत कानून बनाया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं।
पूर्व मध्य की रेलवे के जनसंपर्क वीरेंद्र कुमार ने बताया कि होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों को परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा और 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया। आयकर विभाग की यह कार्रवाई बीबीसी के ऑफिस पर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और 12 घंटे से भी ज्यादा समय से जारी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी के वित्त विभाग में अकाउंट के कुछ दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है। इस बीच भारत में बीबीसी के दफ्तर पर हुए सर्वे का अमेरिका का रिएक्शन सामने आया है। सभी राज्यों की मंजूरी होने पर ही पेट्रोलियम उत्पाद को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर यह टिप्पणी की है। वे इंडस्ट्री चैम्बर PHDCCI के सदस्यों के साथ पोस्ट बजट इंटरएक्टिव सत्र में बोल रही थी। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा, सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। त्रिपुरा विधानसभा के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। करीब 1 महीने से चला आ रहा चुनाव प्रचार का सुर मंगलवार को थम गया था। आज 8 जिलों के 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और इसके बाद 31 महिला उम्मीदवार सहित कुल मिलाकर 259 प्रत्याशी मैदान में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, त्रिपुरा स्टेट राइफल और राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन रायपुर में 24-26 फरवरी को होना है। अधिवेशन के पहले दिन रायपुर में सुबह कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में तय हो सकता है कि CWC के लिए चुनाव होंगे या नहीं। स्टीयरिंग कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी सहित 47 सदस्य हैं। इससे पहले कांग्रेस की कार्यसमिति के लिए 25 साल पहले चुनाव हुए थे। सेना बनाम सेना मामले में उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने के मामले पर अंतिम फैसला स्पीकर के हाथ में है। उद्धव की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि अयोग्यता के मामले में आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजनीति पार्टी शिवसेना और अधिकार को लेकर के एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे ने खींचातान चल रही, जहां पिछले साल जून महीने में शिंदे समर्थक बागियों ने महाविकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी। ट्रैफिक जाम की समस्या से बचने और दवाओं को समय पर पहुंचाने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। कोलकाता में मंगलवार से ड्रोन के जरिए दवाएं भेजने के लिए सेवा शुरू हो गई है। ANI से बात करते हुए इस सेवा को शुरू करने वाले स्टार्टअप TSW टेक्निक सस्पेंट और एरो वर्क सोसाइटी जो वाइस प्रेसिडेंट RP शर्मा ने कहा, हमें दवाइयां देने के लिए एक डेडिकेटेड ड्रोन सर्विस लॉन्च करने की खुशी है। हमने कोलकाता में भारी ट्रैफिक की भीड़ देखा और हावड़ा और हवाई रास्ते में दवाओं की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के बारे में सोचा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह ऐलान राज्य के वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य के कर्मचारियों के लिए मार्च से 3% को बढ़ोतरी कर दी गई है। मंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार को बजट 2023-24 पेश किया है। देश में सहकारिता आंदोलन को एक बार फिर से गति मिलने वाली, इसके लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी बीच खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 साल में 2 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां गठित करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। फिलहाल देश भर में करीब 63,000 पैक्स समितियां सक्रिय हैं। तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भारत द्वारा बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाने का प्रयास मध्य पूर्व के देशों में खुद को विश्व शक्ति के तौर पर स्थापित करने और इंडिया के प्रभाव को बढ़ावा अहम रणनीति का हिस्सा जान पड़ता है। अपनी स्थापना के 100 साल बाद तुर्की में सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा आई। हालांकि कश्मीर के सवाल पर तुर्की पारंपरिक रूप से पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है, लेकिन उसने भारत को एक जिम्मेदार देश के तौर पर राष्ट्रपति रेसिप तायिप एर्दोगन के सरकार तक पहुंचने से नहीं रोका। इस वक्त तुर्की की सरकार बहुत बड़ी मानवीय आपदा में घिरी है। देश में खुदरा महंगाई सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में ये 6.52% की दर पर रही है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की अधिकतम सीमा से भी ज्यादा है। ऐसे में खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स की दर कम कर सकती है, ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम में संकेत दिए कि अगर राज्य सहमत होते हैं तो सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में ले आएगी। उनका यह बयान शनिवार को होने जा रहे GST परिषद की बैठक से ठीक पहले आया है।
भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में कभी अपने ऐसा कोई राज्य सुना है जहां तंदूरी रोटी बनाने और उसके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध हो? नहीं सुना होगा। न सिर्फ तंदूरी रोटी पर प्रतिबंध है बल्कि इसको बनाए जाने और पकड़े जाने पर लाखों रुपए का जुर्माना भी देना होगा। बात हैरान करने वाली जरूर है मगर सच है, जिसकी चर्चा इन दिनों देश के कोने कोने में हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि तंदूरी रोटी पर पाबंदी लगाए जाने को यह मामला है मध्य प्रदेश का, जहाँ प्रशासन ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की उम्मीद में उन तंदूरों के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी जिनमें बनती है सिर्फ और सिर्फ तंदूरी रोटी। जब तंदूरों के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगा दी गई हो तो फिर ऐसे में तंदूरी रोटी के स्वाद पर ब्रेक खुद ब खुद ही लग जाएगा। इसमें भी है, जी हाँ, कोरोना महामारी से अब तक दुनिया उबर नहीं पाई थी कि एक और वायरस ने दुनिया में दस्तक दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि भी कर दी और बताया कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वायरस की चपेट में आने के बाद 88% मौत पक्की हो जाती है। इसके अलावा ये इतना ज्यादा संक्रामक है कि मरीज को क्वारंटाइन करना बेहद जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस की तबाही पूरी दुनिया ने झेली है, अब उससे भी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक वायरस पूरी दुनिया को डरा रहा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।